सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं, खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए जो प्रतियोगी या विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम बात करेंगे केंद्रीय सिविल सेवा यानी सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अध्याय 4 की। ये अध्याय पेंशन गणना के दो अहम हिस्सों से जुड़ा है, परिलब्धियां मतलब एमोल्यूमेंट्स और औसत परिलब्धियां यानी एवरेज एमोल्यूमेंट्स। पहले हम नियम 33 को समझेंगे, जो बताता है कि पेंशन के लिए क्या चीजें परिलब्धियां मानी जाती हैं, और फिर नियम 34 पर आएंगे, जो औसत परिलब्धियों की गणना का आधार है। ये दोनों ही नियम पेंशन की रकम तय करने में बहुत जरूरी हैं। इस चर्चा में हम इन नियमों को देखेंगे और जो इनसे जुड़े नोट्स हैं या सरकारी निर्णय हैं मतलब GIDs, उन पर भी क्रम से बात करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि नियमों के पीछे का जो लॉजिक है उसे भी थोड़ा समझे। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि नियम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। पेंशन गणना में देखें, सटीकता सबसे जरूरी होती है और इन नियमों की जो बारीकियां हैं उन्हें समझना परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है। तो चलिए नियम 33 से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो नियम 33 परिलब्धियां या एमोल्यूमेंट्स को परिभाषित करता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये वो बेसिक पे है, मूल वेतन, जो कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट या मौत से ठीक पहले ले रहा था। और यहाँ मूल वेतन का मतलब वही है जो फंडामेंटल रूल्स के नियम 921 AI में दिया गया है। जी हाँ। इसमें एक और चीज भी शामिल है, जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस न करने के बदले एक अलाउंस मिलता है, NPA। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। हाँ, NPA वो भी शामिल है। तो मतलब परिलब्धियां हुई इक्वल्स टू मूल वेतन प्लस NPA, अगर लागू हो तो। साथ ही नियम 33 का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये भी जोड़ता है कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, जिसे गतिरोध वेतन वृद्धि कहते हैं, हाँ। उसे भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स की गणना के लिए परिलब्धियों का हिस्सा माना जाएगा। अच्छा, मतलब अगर कोई कर्मचारी अपने पे स्केल के मैक्सिमम पर पहुंच गया है और उसे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिल रहा है तो वो भी पेंशन कैलकुलेशन में आएगा। अच्छा, ये तो हुई मूल परिभाषा। लेकिन सेवा के दौरान तो कई तरह की स्थितियां आती हैं। कोई छुट्टी पर होता है, कोई सस्पेंड हो जाता है, डेप्यूटेशन पर जाता है। तो नियम 33 के तहत जो नोट्स दिए गए हैं वो इन्हीं खास परिस्थितियों को स्पष्ट करते हैं। चलिए नोट 1 देखते हैं। जी। नोट 1 कहता है कि अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट या मृत्यु से ठीक पहले ऐसी छुट्टी पर था जिसके लिए उसे वेतन मिल रहा था, जैसे मान लीजिए अर्न लीव पर था, हाँ, वेतन देय छुट्टी, या फिर वो सस्पेंड था लेकिन बाद में बिना सर्विस जब्त किए बहाल हो गया, ठीक है, तो उसकी परिलब्धियां वही मानी जाएंगी जो वो ड्यूटी पर होने पर पाता। इसका सिद्धांत ये है कि कर्मचारी को उस वेतन का लाभ मिलना चाहिए जो उसे सामान्य रूप से मिलता अगर वो छुट्टी या सस्पेंशन पर न होता। लेकिन इसमें एक सावधानी भी है। नोट 1 में ही आगे लिखा है कि अगर वेतन में कोई ऐसी बढ़ोतरी हुई हो नोट 4 वाली वेतन वृद्धि को छोड़कर जो कर्मचारी ने असल में पाई नहीं, तो उसे परिलब्धियों में नहीं गिना जाएगा। अच्छा। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि कैलकुलेशन वास्तविक या सामान्य रूप से मिलने वाले वेतन पर हो, न कि किसी काल्पनिक बढ़ोतरी पर। ये बिंदु को फिर परीक्षा के लिहाज से ध्यान रखने वाला है। बिल्कुल। अब नोट 2 पर आते हैं। ये उस स्थिति से जुड़ा है जहां कर्मचारी किसी ऊंचे पद पर काम कर रहा था, मतलब अस्थायी या कार्यवाहक रूप से, और फिर छुट्टी पर गया और उसी दौरान रिटायर हो गया। ऐसे में उस ऊंचे पद की परिलब्धियों का फायदा पेंशन के लिए तभी मिलेगा जब ये सर्टिफाई हो जाए, प्रमाणित हो जाए कि अगर वो छुट्टी पर नहीं जाता तो वो उसी ऊंचे पद पर बना रहता। अच्छा, तो प्रमाणीकरण जरूरी है। हाँ, ये सर्टिफिकेशन यहाँ बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर पिछले मूल पद की परिलब्धियां ही गिनी जाएंगी। बिल्कुल। अब नोट 3 देखते हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मतलब EOL या ऐसे सस्पेंशन के बारे में है जिसका समय सर्विस में नहीं गिना जाता। जी। नोट 3 कहता है कि अगर कर्मचारी रिटायरमेंट मृत्यु से ठीक पहले ऐसी EOL या सस्पेंशन पीरियड में था तो इस नियम के लिए परिलब्धियां वही मानी जाएंगी जो वो ऐसी छुट्टी या सस्पेंशन पर जाने से ठीक पहले ले रहा था। यहाँ लॉजिक ये है कि क्योंकि ये पीरियड सर्विस में गिनाई नहीं जा रहा है तो इस दौरान वेतन में किसी भी काल्पनिक बढ़ोतरी का सवाल ही नहीं उठता। सही बात है। तो जो उस पीरियड से पहले की वास्तविक परिलब्धियां थी वही आधार बनेंगी। एक तार्किक तरीका है। अब एक दिलचस्प स्थिति आती है नोट 4 में। ये अर्न्ड लीव के दौरान वेतन वृद्धि के बारे में है। हाँ। मान लीजिए कोई कर्मचारी अर्जित छुट्टी पर है और इसी दौरान उसकी सालाना वेतन वृद्धि मतलब एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू हो जाती है। हाँ। और उसे रोका भी नहीं गया है। हाँ, ऐसा होता है। तो नोट 4 कहता है कि ऐसी वेतन वृद्धि
भले ही कर्मचारी ने छुट्टी पर होने की वजह से असल में पाई ना हो, परिलब्धियों का हिस्सा मानी जाएगी। अच्छा। हाँ, पर इसकी एक शर्त है, एक सीमा है। ये वेतन वृद्धि अर्जित छुट्टी की अवधि के दौरान, लेकिन अधिकतम 120 दिन तक, या अगर छुट्टी 120 दिन से ज्यादा की थी तो पहले 120 दिनों के दौरान अर्जित की गई हो। अच्छा, ये 120 दिन की सीमा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दिखाता है कि नियम एक तय समय तक अर्न्ड लीव के दौरान हुई वेतन वृद्धि को मानते हैं, लेकिन अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं। हाँ, परीक्षा में इस सीमा पर आधारित सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नोट 6 और 7 डेप्यूटेशन और फॉरेन सर्विस के बारे में है। नोट 6 कहता है कि अगर कोई भारत के सशस्त्र बलों में डेप्यूटेशन पर है तो उस दौरान जो वेतन मिल रहा है उसे परिलब्धियां माना जाएगा। ठीक है। लेकिन नोट 7 ठीक इसका उल्टा कहता है। अगर कोई विदेश सेवा यानी फॉरेन सर्विस पर है तो उस दौरान मिलने वाला वेतन परिलब्धियां नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो फिर क्या गिना जाएगा? उसके बजाय वो वेतन गिना जाएगा जो कर्मचारी सरकार के अधीन अपने मूल पद पर पाता अगर वो विदेश सेवा पर न गया होता। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। विदेश सेवा में वेतन अक्सर अलग होता है, पर पेंशन का आधार कर्मचारी का अपना मूल सरकारी वेतन ही रहेगा। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि पेंशन का संबंध सरकार के साथ उसकी सेवा से बना रहे। सशस्त्र बलों में डेप्यूटेशन को शायद एक तरह की आंतरिक व्यवस्था मानते होंगे, इसलिए वहां मिलने वाला वेतन गिना जाता है। हाँ, हो सकता है। अब नोट 8 देखते हैं। ये रीएम्प्लॉयड पेंशनर्स मतलब पुनः नियोजित पेंशन भोगियों के बारे में है। ये उन पर लागू होता है जो अपनी पिछली सेवा की पेंशन लेते रहते हैं और दोबारा नौकरी में उनका वेतन पेंशन की रकम घटाकर तय किया जाता है। जी, ऐसे मामलों में पेंशन का वो हिस्सा जिसके कारण उनका वेतन कम किया गया है, मतलब जो हिस्सा पे फिक्सेशन के लिए इग्नोर किया गया है, हाँ, उसे मौजूदा सेवा की पेंशन के लिए परिलब्धियां माना जाएगा। ये थोड़ा सा जटिल लग सकता है, पर इसका मकसद ये है कि पेंशन गणना में उस आय को शामिल किया जाए जो कर्मचारी को वास्तव में मिल रही है या जिसका फायदा उसे वेतन निर्धारण में मिल रहा है। समझ गया। और अंत में नियम 33 का नोट 10। ये उस स्थिति के बारे में है जब कोई सरकारी विभाग एक ऑटोनोमस बॉडी यानी स्वायत्त निकाय बन जाता है और कर्मचारियों को उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है। वो अगर कर्मचारी सरकारी पेंशन नियमों के तहत लाभ बनाए रखने का विकल्प चुनता है तो उस स्वायत्त निकाय में उसे जो परिलब्धियां मिल रही हैं वही इस नियम के तहत परिलब्धियां मानी जाएंगी। अच्छा, ये कर्मचारी के विकल्प को सम्मान देता है। जी, ये तो हुए नोट्स। अब नियम 33 के तहत कुछ महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय यानी GIDs देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आ जाते हैं। पहला है GID 1। ये डेप्यूटेशन पर गए कर्मचारियों से संबंधित है। हाँ, ये साफ करता है कि अगर कोई कर्मचारी राज्य से केंद्र या केंद्र से राज्य में डेप्यूटेशन पर है तो डेप्यूटेशन के दौरान जो स्पेशल पे मिलता है, डेप्यूटेशन स्पेशल पे, जी, उसका कौन सा हिस्सा पेंशन के लिए गिना जाएगा, इसका फैसला भेजने वाली सरकार मतलब लैंडिंग गवर्नमेंट अपने नियमों के हिसाब से करेगी। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्मचारी की पेंशन की जिम्मेदारी मूल रूप से भेजने वाली सरकार की होती है। हाँ, इसलिए उनके नियम ही यहाँ लागू होंगे। जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है जहाँ वो काम कर रहा है, उनके नियम इस मामले में लागू नहीं होंगे। हाँ, इसमें यह भी लिखा है कि जम्मू और कश्मीर पर यह व्यवस्था लागू नहीं होती क्योंकि उनका तरीका अलग है, वो मासिक अंशदान वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। अच्छा, अगला है GID 2। ये नर्सिंग स्टाफ को मिलने वाले कुछ भत्तों के बारे में है, जैसे नर्सिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, स्पेशल पे, क्वालिफिकेशन पे वगैरह। हाँ, कई तरह के भत्ते मिलते हैं उन्हें। तो ये GID साफ कहता है कि ये भत्ते पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह की गणना के लिए परिलब्धियां नहीं माने जाते। अच्छा, हाँ, और ये नियम एम्स, PGI चंडीगढ़ जैसे संस्थानों पर भी लागू होता है। ये निर्णय फिर से परिलब्धियों की जो मूल परिभाषा है यानी मूल वेतन, NPA और स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, उसी को पुष्ट करता है। ये दिखाता है कि जब तक किसी भत्ते को नियमों द्वारा साफ तौर पर पेंशन योग्य ना बनाया जाए, उसे परिलब्धियों में शामिल नहीं करते, भले ही वो रेगुलर मिलता हो। बिल्कुल। अब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण GIDs देखते हैं। GID 3, 4 और 5 ये ऐतिहासिक रूप से काफी अहम है और परीक्षा के लिए इनकी तारीखें याद रखना जरूरी है। जी हाँ, ये काफी पूछे जाते हैं। GID 3 कहता है कि 1 जनवरी 1996 से रिटायरमेंट या मृत्यु की तारीख पर जो स्वीकार्य DA था
वो सभी तरह की ग्रेच्युटी नियम 49 और 50 वाली की गणना के लिए परिलब्धियों के रूप में माना जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ ग्रेच्युटी के लिए है, पेंशन के लिए नहीं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं GID 4 और 5, जो 1 अप्रैल 2004 से लागू हुए। GID 4 के अनुसार उस समय के मूल वेतन के 50% के बराबर की रकम को डियरनेस पे यानी महंगाई वेतन DP माना गया। हाँ, DP। और इस DP को पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट लाभों के निर्धारण के लिए परिलब्धियों का हिस्सा माना गया। जी। GID 5 इसी 50% DADR के वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन में विलय की प्रक्रिया को कंफर्म करता है। ये निर्णय दिखाते हैं कि कैसे समय के साथ महंगाई के असर को रिटायरमेंट लाभों में शामिल करने के लिए नियमों में बदलाव हुए। 1/1/1996 ग्रेच्युटी के लिए DA और 1/4/2004 पेंशन ग्रेच्युटी के लिए DP। ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये थी नियम 33 की काफी विस्तृत चर्चा। हमने समझा कि परिलब्धियां क्या हैं, किन खास स्थितियों में क्या होता है और महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय क्या कहते हैं। अब हम पेंशन गणना के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, नियम 34, औसत परिलब्धियां यानी एवरेज एमोल्यूमेंट्स। बिल्कुल। नियम 33 ने बताया कि क्या परिलब्धियां हैं और नियम 34 बताता है कि पेंशन की गणना के लिए कितनी परिलब्धियां ली जाएं। नियम 34 कहता है कि औसत परिलब्धियों का निर्धारण कर्मचारी की सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान मिली परिलब्धियों के औसत के आधार पर किया जाएगा। 10 महीने? हाँ, ये 10 महीने की अवधि क्यों चुनी गई? इन उतार चढ़ावों का असर कम हो जाता है और पेंशन के लिए एक ज्यादा स्थिर और कह सकते हैं प्रतिनिधि आधार मिलता है। समझ गया। अब नियम 34 के तहत जो नोट्स हैं उन्हें देखते हैं। नोट 1 तो काफी हद तक नियम 33 के नोट 1 जैसा ही है। ये कहता है कि अगर अंतिम 10 महीनों की अवधि के दौरान कर्मचारी वेतन दे छुट्टी पर था या सस्पेंड था, बिना सेवा जब्त किए बहाल हुआ, तो औसत परिलब्धियों की गणना के लिए वही परिलब्धियां ली जाएंगी जो वो ड्यूटी पर रहने पर पाता है। जी। और यहां भी वही शर्त है, वेतन में कोई ऐसी बढ़ोतरी नोट 3 वाली वेतन वृद्धि को छोड़कर जो असल में मिली नहीं, वो औसत परिलब्धियों की गणना का हिस्सा नहीं बनेगी। हाँ, सिद्धांत वही है, गणना उस वेतन पर आधारित होनी चाहिए जो कर्मचारी सामान्य परिस्थितियों में पाने का हकदार था। अब नोट 2 पर आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब गणना वाले सवाल आते हैं। ये उस स्थिति के बारे में है जब अंतिम 10 महीनों की अवधि के दौरान कर्मचारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL पर था या ऐसे सस्पेंशन में था जिसका पीरियड सर्विस में नहीं गिना जाता। हाँ, ये ध्यान से समझने वाला है। नोट 2 कहता है कि ऐसी स्थिति में औसत परिलब्धियों की गणना करते समय उस EOL या सस्पेंशन की अवधि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, उसे गिना नहीं जाएगा और 10 महीने की अवधि पूरी करने के लिए उस अवधि से ठीक पहले की उतनी ही अवधि की परिलब्धियां शामिल की जाएंगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अंतिम 10 महीनों में 1 महीना EOL था, तो औसत गणना के लिए उस 1 महीने को हटा देंगे और 10 महीने पूरे करने के लिए EOL शुरू होने से ठीक पहले के 1 महीने की परिलब्धियां ले लेंगे। अच्छा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि औसत केवल उन 10 महीनों की परिलब्धियों का हो जब कर्मचारी वास्तव में सेवा में गिना जा रहा था और वेतन पाने का हकदार था। इससे पेंशन ज्यादा न्यायसंगत बनती है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि गणना कैसे एडजस्ट होती है। अब नोट 3 देखते हैं, जो फिर से अर्न लीव के दौरान वेतन वृद्धि से संबंधित है, लेकिन इस बार अंतिम 10 महीनों के संदर्भ में। जी। ये नियम 33 के नोट 4 जैसा ही है। अगर अंतिम 10 महीनों की अवधि के दौरान कर्मचारी अर्न लीव पर था और उसने वेतन वृद्धि अर्जित की जिसे रोका नहीं गया था, तो ऐसी वृद्धि भले ही असल में मिली ना हो, औसत परिलब्धियों की गणना में शामिल की जाएगी। और शर्त वही 120 दिन वाली लागू रहेगी। हाँ, बिल्कुल। या तो पूरी छुट्टी की अवधि अगर 120 दिन या कम हो, या लंबी छुट्टी के पहले 120 दिन। तो अर्न लीव के दौरान मिली वेतन वृद्धि का फायदा नियम 33 यानी तत्काल परिलब्धियां और नियम 34 औसत परिलब्धियां दोनों के लिए मिलता है। बस वो 120 दिन वाली शर्त पूरी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब नियम 34 के तहत कुछ महत्वपूर्ण GIDs देखते हैं। GID 1 एक खास स्थिति से संबंधित है जहां किसी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती की वजह से किसी कर्मचारी को गलत तरीके से रिवर्ट कर दिया गया, मतलब पदावनत कर दिया गया। हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाद में गलती सुधारी गई और उसे फिर से प्रमोट कर दिया गया। ऐसे मामलों में न्याय का सिद्धांत लागू होता है। पेंशन की गणना के लिए वो वेतन ध्यान में रखा जाएगा जो कर्मचारी पाता अगर उसका गलत रिवर्शन ना हुआ होता। अच्छा। शर्त यह है कि दोबारा प्रमोशन पर उसका वेतन सही तरीके से फिक्स किया गया हो।
इससे ये सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी को प्रशासनिक गलती की वजह से पेंशन में स्थायी नुकसान न उठाना पड़े। सही है। अगला GID-2 थोड़ा जटिल है और परीक्षा के लिहाज से इसे ध्यान से समझना होगा। ये उस स्थिति के बारे में है जब कोई कर्मचारी सस्पेंड रहता है, बाद में बिना सर्विस जब्त किए बहाल होता है, लेकिन सस्पेंशन पीरियड के लिए उसका वेतन सिर्फ सब्सिस्टेंस अलाउंस मतलब निर्वाह भत्ते तक ही सीमित कर दिया जाता है। जी। और मान लीजिए इसी दौरान वेतनमान भी रिवाइज हो गया, जैसे 1/1/1973 से, तो सवाल ये उठता है कि औसत परिलब्धियों की गणना के लिए सस्पेंशन पीरियड की, खासकर पे रिवीजन की तारीख के बाद की अवधि के लिए कौन सी परिलब्धियां ली जाएं? पुराना वेतनमान, निर्वाह भत्ता या नए वेतनमान का काल्पनिक वेतन? हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। GID इसे स्पष्ट करता है। वो कहता है कि पे रिवीजन की प्रभावी तारीख से आगे के सस्पेंशन पीरियड के लिए पेंशन गणना के उद्देश्य से संशोधित वेतनमान में कर्मचारी का काल्पनिक वेतन मतलब नोशनल पे ही परिलब्धियों के रूप में गिना जाएगा, भले ही उसे असल में सिर्फ निर्वाह भत्ता मिला हो। पुराने वेतनमान के आधार पर गणना नहीं होगी। अच्छा। ये सुनिश्चित करता है कि पेंशन उस वेतनमान को दर्शाए जो उस अवधि के दौरान लागू था। ये काल्पनिक वेतन वाली बात यहाँ महत्वपूर्ण है। अब GID-3 पर आते हैं। ये औसत परिलब्धियों के लिए 10 महीने की अवधि की गणना का सटीक तरीका बताता है। ये प्रैक्टिकल गणना वाले सवालों के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। GID, एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई कर्मचारी महीने की 17 तारीख को रिटायर होता है, जैसे 17 जून को, तो 10 महीने की अवधि कैसे गिनी जाएगी? हाँ, कैसे? ये पिछले साल की 18 अगस्त से चालू साल की 16 जून तक होगी। ठीक है। इस अवधि में 9 पूरे महीने हैं, सितंबर से मई तक, और इसके अलावा पिछले साल के अगस्त के 14 दिन 18 से 31 तक और चालू साल के जून के 16 दिन 1 से 16 तक शामिल है। और इनकी गणना कैसे होगी? खास बात यह है कि गणना के लिए महीने को 30 दिनों का माना जाता है, चाहे उस महीने में असल में 28 दिन हो, 30 हो या 31 हो। अच्छा, हमेशा 30 दिन? हाँ, गणना के लिए। तो अगस्त के 14 दिनों के लिए परिलब्धियां होंगी अगस्त की मासिक परिलब्धियां गुणा 14/30। इसी तरह जून के 16 दिनों के लिए जून की मासिक परिलब्धियां गुणा 16/30। समझ गया। फिर इन दोनों टुकड़ों फ्रैक्शनल पीरियड्स की परिलब्धियों को 9 पूरे महीनों की परिलब्धियों में जोड़कर कुल 10 महीनों की परिलब्धियां निकाली जाएंगी और फिर उसका औसत लिया जाएगा। ये 30 दिन महीने का स्टैंडर्ड और ये भिन्नात्मक अवधि की गणना X30 का तरीका परीक्षा में गणना वाले प्रश्नों को हल करने के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इससे गणना में एक रूपता आती है, वरना हर महीने के दिनों के हिसाब से बहुत जटिल हो जाता। सही कहा। GID-4 एक और विशेष स्थिति को देखता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी डेपुटेशन पर था, उसे वापस मूल विभाग में भेजने का आदेश आता है, लेकिन वो वापस ज्वाइन करने के बजाय वॉलंटरी रिटायरमेंट VRS का नोटिस देता है और नोटिस पीरियड के साथ छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता है। ये भी हो सकता है। ऐसे में रिटायरमेंट लाभों की गणना के लिए छुट्टी की अवधि की परिलब्धियां कौन सी मानी जाएंगी, मूल विभाग वाली या डेपुटेशन वाली? GID-4 कहता है कि वो परिलब्धियां ली जाएंगी जो वो छुट्टी पर जाने से ठीक पहले उधार लेने वाले विभाग यानी बोरोइंग डिपार्टमेंट में जो पद धारण कर रहा था उससे प्राप्त कर रहा था, मूल विभाग के पद के अनुसार नहीं। अच्छा। इसका तर्क शायद ये हो सकता है कि प्रभावी रूप से वो अभी भी उधार लेने वाले विभाग के अधीन ही था जब उसने छुट्टी और VRS के लिए आवेदन किया। हाँ, मुमकिन है। अंत में GID-6 पर आते हैं। ये उन कर्मचारियों के लिए औसत परिलब्धियों की गणना का तरीका बताता है जिन्होंने CCS रिवाइज पे रूल्स 1986 के तहत नया वेतनमान चुना था और वे नया वेतनमान लागू होने के 10 महीने के अंदर ही रिटायर हो गए। हाँ, पे कमीशन लागू होने के बाद ये स्थिति आती है। तो ऐसे में उनकी 10 महीने की अवधि में कुछ समय पुराने वेतनमान का होगा और कुछ नए संशोधित वेतनमान का। जी। GID-6 विस्तार से बताता है कि गणना कैसे करनी है। पुराने वेतनमान की अवधि के लिए मूल वेतन के साथ कुछ भत्ते जोड़ने होंगे, जैसे DA, ADA, अंतरिम राहत का एक निश्चित हिस्सा वगैरह। और नए वेतनमान की अवधि के लिए? नए वेतनमान की अवधि के लिए केवल संशोधित मूल वेतन और अगर NPA लागू है तो वो ही गिना जाएगा। वेतन आयोगों के लागू होने के बाद ऐसी ट्रांजिशनल अवधियों के लिए इस तरह के साफ दिशा निर्देश बहुत जरूरी होते हैं। गणना थोड़ी जटिल हो सकती है क्योंकि इसमें 2 अलग-अलग वेतन संरचनाएं और उनके हिस्से शामिल होते हैं। परीक्षा की तैयारी करने वालों को ऐसी गणनाओं का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए।
बिल्कुल। तो ये थी नियम 34 और उससे जुड़े नोट्स और जीआईडीज की विस्तृत चर्चा। हमने देखा कि औसत परिलब्धियां कैसे निकाली जाती हैं, 10 महीने की अवधि क्यों महत्वपूर्ण है और अलग अलग जटिल परिस्थितियां जैसे ईओएल, सस्पेंशन, गलत रिवर्जन और वेतनमान संशोधन में गणना कैसे की जाती है। तो आज हमने सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के अध्याय 4 के तहत नियम 33 यानी परिलब्धियां और नियम 34 यानी औसत परिलब्धियां, इन दोनों को काफी विस्तार से समझा है। जी हाँ। हमने न केवल नियमों के प्रावधान देखे, बल्कि उनके पीछे का जो तर्क है और जो विभिन्न नोट्स और सरकारी निर्णय हैं, उनके जरिए उनकी प्रैक्टिकल व्याख्या को भी समझने की कोशिश की। और ये दोनों नियम पेंशन निर्धारण की नींव है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो विस्तृत चर्चा हुई, ये आपकी प्रतियोगी और विभागीय परीक्षाओं की तैयारी में जरूर मददगार साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और हमारा समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो कृपया इस सत्र को लाइक करें और अपने उन साथियों के साथ इसे जरूर शेयर करें जो ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी, शेयर करना महत्वपूर्ण है ताकि ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और हाँ, भविष्य में भी नियमों और दूसरे जरूरी विषयों पर ऐसी ही गहरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। आप सभी ने इतने धैर्य के साथ हमें सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जी, सभी श्रोताओं का धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।